हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। देखो, अभी जो हमने देखा है वो कल जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मेनली कितने टाइप के फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। वन इज स्टैटिक फोर्स एंड सेकंड वन इज डायनेमिक फोर्स। सेकंड इज डायनेमिक फोर्स। अब डायनेमिक का जो वर्ड होता है ना वो किससे रिलेटेड होता है? मोशन से रिलेटेड होता है, ठीक है, ऑलवेज। एंड स्टैटिक जो वर्ड होता है वो किससे रिलेटेड होता है? रेस्ट से। जो ये वर्ड्स है ना, इनको आप अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है, ताकि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वर्ड से रिलेटेड, कई बार तो क्वेश्चंस का आंसर आप ऐसे ही दे सकते हो, ठीक है, अपनी थोड़ी सी जनरल नॉलेज से थोड़ा सा अगर सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करेंगे तो हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक फोर्स, सेकंड वन इज डायनेमिक फोर्स। पहले हम पढ़ लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो देखो, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये उस टाइम पे कांटेक्ट में आता है जब हमारे पास जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे है? रेस्ट में है, ठीक है। मतलब मान लो जैसे क्या है, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने इस पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन। ओके, ये भी वापस कितना लगा रहा है? 5 न्यूटन। ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी वापस कितना है? 5 न्यूटन है। इसके बाद आपने सेम ऑब्जेक्ट पर, यही ऑब्जेक्ट था, आपने फोर्स को कर दिया 10 न्यूटन, फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा। दैट मीन्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी कितना है? 10 न्यूटन बैक में लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स है जो उस टाइम पे कांटेक्ट में आता है जब दोनों ऑब्जेक्ट्स किस पर हो? एट रेस्ट, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इन कॉन्टैक्ट, द फ्रिक्शनल फोर्स which comes in contact when the objects in contact are at rest, जब ऑब्जेक्ट्स किस पर हो? रेस्ट में हो। which comes in effect when the objects in contact are at rest। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। अब देखो, मान लो कि यहाँ पर आपने 15 न्यूटन फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया? चलना शुरू कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया? चलना शुरू कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो इससे कम रह गया। अब आपने फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, अब आप अगर आपको फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालनी हो तो निकाल सकते हो। 14 न्यूटन लगा के देखो, 13 हो सकता है कि 13 पर ही थोड़ा चलना शुरू कर दिया हो। दैट मीन्स जो 13 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स था वो उसकी क्या थी? लिमिट थी, ठीक है। तो इसी में स्टैटिक फ्रिक्शनल में पार्ट हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या होता है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये होता है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर जब वो हमने 13 न्यूटन लगाया और जस्ट 13 न्यूटन पर ऑब्जेक्ट ने जस्ट चलना शुरू कर दिया, तो वो 13 न्यूटन क्या थी? फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट थी। लिमिट मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो लिमिट होती है ना, लिमिटिंग जो फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स, वो सबसे ज्यादा होता है। तीनों जो टाइप पढ़ेंगे हम उसमें जो सबसे ज्यादा होगा वो कौन सा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट किसमें हो? एट रेस्ट हो, तब क्या आएगा हमारे पास? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो तब क्या आता है हमारे पास? डायनेमिक फोर्स, ठीक है। तो ये जो डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये कब कांटेक्ट में आता है? इट कम्स इन कांटेक्ट, सेकंड वाले के लिए डेफिनेशन लिखो, इट कम्स इन कांटेक्ट व्हेन one object is moving on another object, moving on
अनदर ऑब्जेक्ट। कब कांटेक्ट में आएगा ये? जब एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा हो, उस टाइम पे जो फोर्स कांटेक्ट में आएगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास? डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स। और ये दो टाइप के होते हैं, क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चलेगा तो वो रोल भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है। ठीक है, मतलब एक तो फिसलता हुआ आ रहा है, एक घूमता हुआ, गोल गोल घूमता हुआ आ रहा है, रोलिंग करता हुआ आ रहा है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बेटे? when one object rolls on another object, जब एक ऑब्जेक्ट क्या करे, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल कर रहा हो। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा? when one object slides on another object। जैसे कि आप लोग वो झूला नहीं झूलते हो, स्लाइड वाला, देखा होगा ना, बच्चे झूला झूलते हैं स्लाइडिंग वाला। तो जब ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर वहीं पर कोई बॉल हो और वो बॉल रोल रोल घूमती हुई जा रही है, गोल गोल घूमती हुई जा रही है, तो वो कौन सा है? रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन, जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर रोल करे तो रोलिंग फ्रिक्शन, और जब स्लाइड करेगी तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हमसे ये पूछ लिया जाए कि विच फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर, रोलिंग फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? अब देखो, जब भी आप कहीं पर जाते हो टूर वगैरह पर, तो कैसा बैग ले जाना पसंद करोगे? जिसके टायर्स हो या जिसके टायर्स ना हो? टायर्स वाला। क्यों टायर्स वाला क्यों ले जाना पसंद करते हो? क्यों करते हो बताओ? क्योंकि वो टायर से इजीली आप उसको चला सकते हो, बैग को घसीट तो नहीं सकते ना, स्लाइड तो नहीं करवा सकते, फट जाएगा। और फट भी जाएगा, नहीं भी फटे, आप सोच लो नहीं भी फटेगा तो भी क्या होगा? बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, चीजों को खींचने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए उनके नीचे टायर्स। तो टायर वाला जो फोर्स होता है उस टाइम पे कौन सा फोर्स होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब उस टाइम पे अपोजिंग जो फोर्स है वो क्या है? कम है। और अगर अपोजिंग फोर्स कम है, दैट मीन्स जो ये रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या होता है? कम होता है। ठीक है, रोलिंग फोर्स जो होता है वो कम होता है, किससे? स्लाइडिंग फोर्स से। ठीक है, रोलिंग वाला किससे कम होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम होता है। और सबसे ज्यादा कौन सा होता है? सबसे ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये लिख लेना, ग्रेटेस्ट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब अगर आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा? डायनेमिक कम होता है किससे? स्टैटिक से। और स्टैटिक कम होता है किससे? लिमिटिंग से। ठीक है, क्लियर है? आई डोंट थिंक कि अभी तो एनी टाइप ऑफ एनी डाउट किसी भी बच्चे को होगा। ठीक है, अब अगर आप लोगों को ग्राफ बनाने को बोलूं, मैं ये बोलूं कि एक तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, दूसरी तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है, आपको दोनों के बीच का ग्राफ बताना है, या फिर पेपर में दे दे और पूछे कि ये कौन सा ग्राफ है, तो क्या आएगा? देखो, इस तरफ हमारे पास फोर्स है, कैपिटल एफ क्या है? फोर्स वी आर अप्लाइंग, और स्मॉल एफ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। कैपिटल एफ क्या है? फोर्स वी आर अप्लाइंग। फोर्स वी आर अप्लाइंग। ठीक है, तो देखो हमारे पास ग्राफ कैसा आता है? जब हमारे पास फोर्स बढ़ता है तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन तक बढ़ गया, इस पॉइंट पर क्या हो गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये पॉइंट जो है इसको मैंने एल नाम दे दिया, और ये क्या आ गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी मैंने क्या बताया कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है? ग्रेटेस्ट होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटेस्ट होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब इधर जो है कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है।
ठीक है। नेक्स्ट ये क्या होगा, अब ग्राफ किस तरह का आ जाता है, और ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है इन कंपैरिजन टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ही रहा, वो कम ना हुआ, तो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर चलेंगे नहीं, वो स्लाइड हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये ग्राफ है हमारे पास। ग्राफ में आपसे कोई भी पॉइंट पूछे कि स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ, तो ये वाला पोर्शन हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये पॉइंट हो गया, ये आपके पास हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन इज समहाउ लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब आप लोगों से और पूछ ले कि आप नंबर बताओ किस तरह से आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे कम जो होता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसके बाद होता है स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, और सबसे ज्यादा कौन होता है, लिमिटिंग, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना और काइनेटिक फ्रिक्शन, इसमें देखो अगर मैं इस पोर्शन के लिए बात करूं तो काइनेटिक फ्रिक्शन से कम ही है ना। इस वाले पोर्शन के लिए बात करूं थोड़े से के लिए, तो ये वाला स्टैटिक पोर्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो इसीलिए हमने लिखा है स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। आई थिंक ये यहाँ तक तो हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा, अभी यहाँ तक किसी भी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो अब हम देख लेते हैं कि इनके जो लाज होते हैं ना, उस पर भी कई बार आप लोगों के पास न्यूमेरिकल आ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपकी लिमिट होती है, वो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर देखो दो सरफेसेस है कांटेक्ट में, एक नीचे की तरफ क्या लग रहा है, वेट, ठीक है, वेट लग रहा है, और वेट की वैल्यू क्या होती है, mg। ये याद रखो, वेट की वैल्यू क्या होती है, mg, फोर्स वाले चैप्टर में करवा देंगे। वेट क्या होता है, mg, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, इसको हम n से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट होता है किसके, वेट के। वेट तो नीचे लगता है, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, ऊपर की तरफ और सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। यही वो फोर्स होता है जो चीजों को सरफेस के ऊपर रोक कर रखता है, ठीक है। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली नॉर्मल रिएक्शन पर, मतलब कितना वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना फोर्स लगा पा रहा है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो कितना फोर्स लगा रहा है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पर। याद रखना एक लो ही बन गया अभी, और जब आप इसको हटाओगे तो आता है आपके पास म्यू एस और एन। ये म्यू एस यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है यहाँ पर म्यू एस, ठीक है। इसके ऊपर भी कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देते हैं। और जो ये मैग्नीट्यूड होता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का, वो इंडिपेंडेंट होता है, कभी भी कोई जो फोर्स है इंडिपेंडेंट होता है, ये इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, सरफेस इन कॉन्टेक्ट, मतलब चाहे छोटा सा एरिया कांटेक्ट में है चाहे बहुत बड़ा एरिया कांटेक्ट में है, ये उस चीज के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो, ठीक है। ये तो जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उस पे क्या आता है, अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात ना करके काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करती, तो वो भी प्रोपोर्शनल m के ही होता है, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर म्यू के इंटू एन, ठीक है, म्यू के। ये म्यू के यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आई थिंक ये तो क्लियर में हो गया होगा ना कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एन की कैसे प्रोपोर्शनल है। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट करके बता देना, फिर से क्लियर कर देंगे, ठीक है, कि ये जो फोर्स है ये एन की किस तरह से प्रोपोर्शनल है। एन क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन।
अब ये तो मैंने क्या लिया है, हॉरिजॉन्टल। एक मिनट रुको, देखो ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए वेट नीचे लग रहा है mg और n इसी तरह से ऊपर लग रहा है। तो ये n क्या होता है, आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो जितना n इस सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, उतना ही सरफेस इसके ऊपर लगा रहा है, ठीक है। जितना n इस सरफेस पे लगा रहा है उतना ही सरफेस इसके ऊपर लगा रहा है। तो ये वो वाला फोर्स है जो सरफेस इसके ऊपर लगा रहा है, ठीक है। नीचे जो mg होता है, ये क्या होता है, mg अर्थ ऑब्जेक्ट पर कितना लगा रही है, ठीक है। तो अर्थ कितना लगाएगी ऑब्जेक्ट पर, जितना ऑब्जेक्ट अर्थ पर लगाएगा, तो सेम होता है। ये हो गया इस टाइम पे, जब हॉरिजॉन्टल है तब ऐसे, बट अगर ऐसे है तो, इंक्लाइंड है तो क्या होता है पता है। अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो फोर्स है ये किधर आएगा, इधर mg, ठीक है। क्योंकि ये ऑलवेज क्या होता है, अर्थ के परपेंडिकुलर होता है। जो वेट होता है वो ऑलवेज किसके परपेंडिकुलर होता है, अर्थ के। वेट इज ऑलवेज, लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर टू अर्थ। पेपर में तुमसे सिंपली नहीं पूछे जाते, यही कंसेप्ट पूछे जाते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन आपको किसके बारे में बताता है, कि ऑब्जेक्ट ने कितना फोर्स लगाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने कितना फोर्स सरफेस के ऊपर लगाया। अब ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, है ना, और ऑब्जेक्ट कम फोर्स लगाएगा तो कम फ्रिक्शनल फोर्स होगा। सिंपल सा फंडा है। इसीलिए क्या था, जो एफ लिमिटिंग था वो किसके प्रोपोर्शनल था, नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल था। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट हमेशा आता है, ठीक है। कांस्टेंट हमेशा आता ही है, ये रूल है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, ओके। आप लोगों को बात नहीं पच रही होती है, इस बात को समझ लेना कि ये हमेशा लगाते हैं, रूल है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी, इस साइन को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। और जब आप इस साइन को हटाते हो तो क्या आता है, बराबर का साइन आ जाता है और उसके साथ एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एफ लिमिटिंग बराबर म्यू एस इंटू में एन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वो कांस्टेंट, वो साइन, ठीक है, कि इस कांस्टेंट के साथ वेरी करेगा, ओके। आई थिंक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स।